क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेट्रोल आप अपनी बाइक या कार में डालते हो वो कहां से आता है? मतलब जमीन के नीचे से कुछ निकलता है और सीधा तुम्हारे पेट्रोल टैंक में चला जाता है? नहीं भाई, बीच में होता है एक पूरा प्रोसेस जिसमें लगते हैं लाखों साल, फिर हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन और फिर एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोसेस जितना फैसिनेटिंग है उतना ही लिमिटेड भी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है और क्यों ये एक दिन खत्म हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सब्सक्राइब करो रूट टू चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूड ऑयल आता कहां से है और ये सिर्फ कुछ जगहों पे ही क्यों मिलता है। लगभग 20 से 30 करोड़ साल पहले, जब अर्थ पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, समंदर और शॉलो केज में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते थे, जैसे प्लैंकटन, एल्गे और छोटे मरीन क्रीचर्स। जब ये मारते थे तो उनके रिमेन्स समंदर के फ्लोर पे सेटल हो जाते थे और टाइम के साथ इन ऑर्गेनिक ऑसेस के ऊपर सेडिमेंट की लेयर्स यानी मिट्टी, सैंड और सिल्ट जमने लगती। जैसे जैसे ये लेयर्स थिक होती गई, एक प्रेशर बनने लगता नीचे दबे ऑर्गेनिक मटेरियल पे, और यहां से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। पहले बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है और केरोजिन नाम का सब्सटेंस बनाता है, और जैसे जैसे ये मटेरियल और नीचे दबाता जाता है, कभी कभी 2 से 4 किलोमीटर तक टेम्परेचर बढ़ता है, रफली 7 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच, जिसको ऑयल विंडो कहते हैं। इस हीट और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से केरोजिन केमिकली ब्रेक होकर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होता है, यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। और यह पूरा प्रोसेस इतना स्लो होता है कि लाखों से करोड़ों साल लग जाते हैं एक मीनिंगफुल क्वांटिटी ऑफ ऑयल बनने में। तो यह पूरा प्रोसेस अभी के टाइम में भी हो रहा है, लेकिन इससे जो ऑयल बनेगा उसमें अगेन लाखों साल लग जाएंगे। अब समझते हैं कि हर जगह ऑयल क्यों नहीं मिलता। इसके लिए 3 स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं एक साथ। पहला, सोर्स रॉक, यानी ऐसी रॉक जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भरी हो, जैसे सी बेड्स। दूसरा, राइट टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि बहुत कम हीट होगा तो केरोजन ऑयल में कन्वर्ट नहीं होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो सब नेचुरल गैस बन जाएगा या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तीसरा, ट्रैप और रिजर्वॉयर रॉक, क्योंकि ऑयल बनने के बाद उसे किसी पोरस रॉक जैसे सैंडस्टोन में माइग्रेट करना पड़ता है, और ऊपर एक इम्पियरमेबल लेयर जैसे शैल होनी चाहिए जो ऑयल को ऊपर की तरफ जाने से रोके, क्योंकि ऑयल हमेशा अपने लेस डेंसिटी के वजह से ऊपर मूव करता है। तो अगर उसके ऊपर शैल की लेयर हो तो वो ऑयल को ब्लॉक कर देती है आगे बढ़ने से। इसी तरह ऑयल एक जगह पे ट्रैप हो जाता है और रिजर्वियर बन जाता है, जिससे हम ड्रिलिंग करके निकाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन, सही सोर्स, सही हीट और सही ट्रैप, सिर्फ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल बेसिन्स में मिलता है। इसीलिए दुनिया में ऑयल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई में एंशिएंट शॉलो सीज थीं जो लाखों साल तक स्टेबल रहीं, जिससे परफेक्ट कंडीशंस बन रही। सिमिलरली वेनेजुएला और गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी एंशिएंट मरीन बेसिन्स थे। रशिया और सेंट्रल एशिया में वास्ट सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, और इंडिया में मुंबई हाई, असम और गुजरात में भी रिजर्व्स हैं। हालांकि ग्लोबल स्केल पे ये कम है। जहां ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री मैच नहीं हुई, चाहे रॉक टाइप सही ना हो या हीट प्रेशर कंडीशंस ना मिले, वहां ऑयल नहीं बनता। सी क्रीचर्स मारते हैं और कंप्लीटली डीकंपोज हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑयल हमेशा समुंदर के नीचे नहीं मिलता। बहुत सारी जगह, जैसे अरेबियन कंट्रीज के वस्त डेजर्ट एरियाज या यूएसए का टेक्सास, वो आज जमीन पे है, लेकिन ऑयल वहां भी बना था, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले ये जगह समुंदर के नीचे थी। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती रहती है, और सी लेवल्स भी टाइम के साथ राइज और फॉल होते रहते हैं। इसलिए जो एरिया आज ड्राई लैंड दिखता है, वो कभी एंशिएंट ओशन या शैलो सी का हिस्सा था। जब वो एंशिएंट सी ड्राई हुई या लैंड ऊपर उठ गई ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, तो नीचे बना हुआ ऑयल रिजर्व भी जमीन के अंदर ट्रैप्ड रह गया। इसी वजह से कुछ ऑयल आज पानी में मिलता है,
जहां वो ओरिजिनल मरीन एनवायरनमेंट अभी भी समुंदर के नीचे है, जैसे मुंबई हाई या गल्फ ऑफ मेक्सिको के कुछ हिस्से। जबकि कुछ ऑयल जमीन के नीचे मिलता है, जैसे मिडल ईस्ट के डेजर्ट्स या टेक्सास, जहां एंशियंट सी फ्लोर अब लैंड बन चुका है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक बेसिन की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सी लेवल और लैंड का मूवमेंट कैसा रहा। ऑयल की लोकेशन खुद नहीं बदलती, बल्कि उसके ऊपर की जमीन और समुंदर का रिलेशनशिप टाइम के साथ बदलता है। अब जियोलॉजिस्ट, जो लोग अर्थ की लेयर स्टडी करते हैं, सीस्मिक सर्विस के थ्रू ढूंढते हैं कि जमीन के नीचे ऑयल है या नहीं। ये थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड जैसा है। साउंड वेव्स भेज के पता लगाया जाता है कि नीचे क्या स्ट्रक्चर है। जब ऑयल मिलता है तो ड्रिलिंग रिग्स लगाए जाते हैं, चाहे वो जमीन पे हो या समुंदर में। ड्रिल सीधा जमीन में नीचे जाता है, कभी कभी किलोमीटर्स तक, जब तक ऑयल रिजर्वॉयर तक नहीं पहुंच जाता। फिर ऑयल को पंप करके सरफेस तक लाया जाता है। ये स्टेज पे ये क्रूड ऑयल होता है, काला, थिक और सीधा यूज नहीं हो सकने वाला। इसको रिफाइन करना पड़ता है। कहीं कहीं पर इंटरनल प्रेशर या दूसरे कारणों की वजह से क्रूड ऑयल खुद जमीन से रिसने लगता है, और वैसे जगह को ऑयल सीप कहा जाता है। तो एंशिएंट टाइम में क्रूड ऑयल ऐसे ही डिस्कवर हुआ। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और एंशिएंट अरब में इसी तरह के ऑयल का यूज किया जाता था, वाटरप्रूफिंग, मेडिसिन, ममी प्रिजर्वेशन और जलाने के लिए। पहली मॉडर्न कमर्शियली सक्सेसफुल ऑयल वेल 1859 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक द्वारा ड्रिल की गई, और यहीं से पेट्रोलियम के हम सब तक पहुंचने का सफर शुरू हो गया। क्रूड ऑयल निकालने के बाद पाइपलाइंस, शिप्स या टैंकर्स के थ्रू रिफाइनरीज तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडिया में भी बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं, जैसे जामनगर में रिलायंस की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। कमेंट्स में बताओ कि इंडिया में और कहां रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी बेसिकली एक जायंट केमिकल फैक्ट्री है, जिसका काम है क्रूड ऑयल को अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स में तोड़ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और भी कई चीजें। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल को एक टॉल टावर में डाला जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं, और उससे 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। हीट होने से क्रूड ऑयल वेपर में बदल जाता है। अब यहां एक सिंपल साइंस काम करता है। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। सबसे लाइट चीजें जैसे एलपीजी गैस सबसे ऊपर जाके कलेक्ट होती हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। थोड़ा नीचे पेट्रोल कलेक्ट होता है, और नीचे डीजल और केरोसिन। सबसे नीचे हेवीएस्ट चीजें जैसे तार और बिटुमेन कलेक्ट होता है, जो रोड्स बनाने में यूज होता है। तो बेसिकली टावर के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाता है, और हर प्रोडक्ट अपनी जगह पे अलग हो जाता है। इससे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। लेकिन बस डिस्टिलेशन से काम खत्म नहीं होता। पेट्रोल को फर्दर ट्रीट किया जाता है, ताकि ऑक्टेन रेटिंग इंप्रूव हो, जिससे इंजन नॉकिंग कम हो, इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाएं, जैसे सल्फर, डिफरेंट एडिटिव्स मिक्स हो जाएं, जो इंजन को क्लीन रखें। यह प्रोसेस को क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग कहते हैं, जिसमें हेवी हाइड्रोकार्बन्स के लाइटर यूजफुल पेट्रोल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फिर फाइनल पेट्रोल को क्वालिटी चेक करके पाइपलाइंस या टैंकर्स के थ्रू पेट्रोल पंप्स तक भेजा जाता है, जहां से वो आपकी गाड़ी में जाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। याद है मैंने शुरू में बताया था कि क्रूड ऑयल बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन हम उससे कुछ ही डेकेड्स में कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जितना यूज हो गया वो वापस नहीं आता, कम से कम इंसानी टाइम स्केल में तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऑयल रिजर्वॉयर्स लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग करंट कंजम्पशन रेट देखते हुए प्रूवन ऑयल रिजर्व्स कुछ ही डेकेड्स में सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर हर साल एस्टिमेट्स के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि नए रिजर्व्स भी मिलते हैं और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, इनफाइनाइट नहीं। और सिर्फ खत्म होना ही प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, उतना मुश्किल और एक्सपेंसिव होता जाता है ऑयल निकालना। इजी टू रीच रिजर्व्स पहले ही यूज हो चुके हैं।
अब डीपर ड्रिलिंग, हार्डर लोकेशंस में जाना पड़ता है। तो सिर्फ खत्म हो जाएगा ही रीजन नहीं है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने का, और भी बड़े रीजंस हैं, जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट। पेट्रोल बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो क्लाइमेट चेंज का बड़ा कंट्रीब्यूटर है। रिफाइनिंग प्रोसेस भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी। बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है प्राइस फ्लक्चुएशंस, सप्लाई डिसरप्शंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का डायरेक्ट असर आम आदमी की पॉकेट पे। प्राइस इंस्टेबिलिटी। जब रिसोर्स लिमिटेड होता है और डिमांड हाई रहता है, प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर में फोकस बढ़ रहा है ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे, जैसे मोर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो दोस्तों, देखा आपने, एक सिंपल सा काम जो लगता है जैसे पेट्रोल भरवाना, उसके पीछे है लाखों साल की जियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का कमाल। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि यह रिसोर्स फॉरएवर नहीं चलेगा, और इसीलिए दुनिया ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रही है। अगली बार जब पेट्रोल भरवाओ तो सोचना, यह सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसका फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे चॉइसेस पे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और ऑलवेज स्टे क्यूरियस।